जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज की जो क्लास रहेगी रसायन विज्ञान की, उसमें आप लोगों को कोष उपकोष किस प्रकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं उनमें से प्रोटॉन या कह सकते हैं कि केंद्र और कक्षाओं में किस प्रकार डिवाइडेड किया गया है। ठीक, आफ-बाहु या हुंड के नियम के अनुसार किस प्रकार आपको समझना है कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन या कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है तो उसको किस प्रकार हम वहां पर व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कल या आपको इसके पहले की क्लास में 1 से लेके 30 तक तत्वों का परमाणु क्रमांक और प्रतीक और तत्व का नाम ठीक बताया। जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, इसी तरह क्रम से चलते हुए आप लोगों को 30 तक समझाया है। आज आप लोगों को यह बताएंगे कि आप जो जैसे धनात्मक है यह ऋणात्मक है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है कि यह ग्रहण कर रहा है, कौन सा तत्व कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और किस प्रकार उसका पॉजिटिव चार्ज होता है या निगेटिव चार्ज होता है, इसके लिए हम आपको बताएंगे आज की क्लास में। ठीक है, देखते हैं। जब आप देखिए, समझिए जरा, जब आप कोई भी तत्व लेंगे तो हम सबसे पहले उनकी संरचना के विषय में बता दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर जब केंद्र होगा, क्या होगा? केंद्र। इसके बाद पहली कक्षा, फिर दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा और फिर इसके बाद चौथी कक्षा। 4 कक्षाओं में से किस प्रकार आप उनको व्यवस्थित करते हैं। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4। ठीक, ये 4 कक्षाओं को डिवाइड कर दिया गया। फिर इसके बाद अब इन्हीं कक्षाओं को किस प्रकार या किन प्रतीकों से उनको प्रदर्शित करते हैं। लिखेंगे K, L, M और N। ठीक, 4 कक्षाएं हैं, चारों को हमने दिखा दिया। K, L, M, N। ठीक है, यहां लिख सकते हैं आप कक्षा। क्या बोलेंगे? कक्षा। कक्षा किन किन से बोलेंगे? K, L, M और N। ठीक है, ये कक्षाएं हो गई। फिर इसके बाद कक्षाओं को सेल कहते हैं। कक्षाओं को क्या कहते हैं? सेल। लेकिन अब इन्हीं को उप कक्षाओं में बदल सकते हैं। किस में बदलते हैं? उप कक्षाओं में। तो उप कक्षाओं में किस प्रकार उनको प्रदर्शित करते हैं या उनको स्पष्टीकरण करते हैं। तो आप जैसे उप कक्षा, क्या बोलेंगे? उप कक्षा। उप कक्षा किसमें कितनी उप कक्षाएं होती हैं। जैसे पहले कक्षा में एक उप कक्षा होती है, उसको बोलेंगे S। दूसरे कक्षा में कितनी उप कक्षाएं होती हैं? तो 2S और P। फिर इसके बाद तीसरे में कितनी उप कक्षाएं होती हैं? S, P, D, सॉरी F नहीं आएगा, F चौथे में जाता है। ठीक है, देखिए पहली कक्षा में एक उप कक्षा, दूसरी कक्षा में 2 उप कक्षाएं, तीसरे में 3 उप कक्षाएं। फिर इसके बाद चौथे में जब पहुंचेंगे तो चौथे में होता है S, P, D, F। इसका मतलब चौथी कक्षा में 4 उप कक्षाएं होती हैं। ठीक है, सब सेल बोलते हैं उप कक्षाओं को, या उप कक्षा को सब सेल बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन, जैसे आप कह सकते हैं सेल, सब सेल। और फिर इसके बाद तीसरे पॉइंट पर आता है ऑर्बिटल, फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, गौर करिएगा, न्यूट्रॉन जबकि उदासीन, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और इनकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो इनको व्यवस्थित किस प्रकार करते हैं कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरी कक्षा में कितने होना चाहिए, तीसरे में कितना होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज किस प्रकार आता है। जैसे कल या इसके पहले कक्षाओं में हम बता रहे थे कि हाइड्रोजन का 1 परमाणु क्रमांक होता है, हीलियम का 2 होता है। ठीक, जबकि देखिए परमाणु क्रमांक यहां नीचे लिखो या कहीं भी स्पष्टीकरण, और परमाणु भार जो होता है वो ऊपर लिखा जाता है। ठीक, जैसे यहां पर परमाणु भार लिखेंगे
तो यहाँ ऊपर लिखना पड़ेगा परमाणु भार। समझ में आ रहा है? जैसे आपको क्या बताया कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का 2। अब इनको किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इनमें विभाजित करेंगे कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इनको स्पष्ट करने के लिए आप फार्मूला लगाएंगे 2n² के लिए। ठीक, कौन सा होना चाहिए फार्मूला? 2n²। अब 2n² से आप व्यवस्थित कीजिए कि पहली कक्षा में दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच पाते हैं। तो जैसे हम n बराबर क्या लिखेंगे, पहले 1, यहां पर हम स्पष्ट कर रहे हैं पहली कक्षा के लिए 1⁻² कर दिया, तो 2 × 2, क्योंकि 1 × 1 पर 1 ही होगा और 1 का गुणा 2 में करवा देंगे तो 2 प्राप्त हो गया। फिर इसके बाद ये n बराबर 2 लिख दिया, 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। इसका मतलब दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। यहां से आप कह सकते हैं कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में चलो तो ये 2 रहेगा ही रहेगा, यहां पर 3⁻² कर दोगे तो 3 × 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद चौथी, यहां पर लिख सकते हो 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर इसके बाद चौथी कक्षा में यहां पर 4 लिखो तो 4 × 4 = 16 दूनी 32, यहां पर आपको 32 लिखना है। समझ में आ गया होगा? जब इस प्रकार लिख दिए, लिखने के बाद अब ये उप कक्षाओं में किस प्रकार डिवाइड होते हैं। देखिए, जब एस ब्लॉक है, एस है, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए? 2। इसका मतलब हुआ कि अब एस को सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे, 2 से कम हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। क्लियर? क्योंकि पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 से कम हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं। तो आपको कहना है कि एस ब्लॉक में या एस की उप कक्षा में सिर्फ क्या होना है, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। इसके बाद अब एसपी उप कक्षा में किस प्रकार बांटेंगे, दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। तो आपको अच्छे से पता है कि अभी हम आपको बता रहे थे कि एस में 2 है मात्र। ठीक है, अब दूसरे में कितने मिलना चाहिए, एस के लिए 2, जबकि देखिए 8 है तो 2 तो एस ले लिया, तो बची की क्या संख्या, 6। देखिए 2 और 6 कितना हो गया, 8। क्लियर? अब इसके बाद 18 में चलो, 18 में जब चलेंगे तो आप गौर करेंगे भाई साहब, जैसे देखिए अभी 2 कक्षाएं हम निपट चुके हैं, पहली कक्षा दूसरी कक्षा, 2 कक्षाएं क्लियर हो गए। तीसरी कक्षा में चलेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन है, या कह सकते हो 18 संख्या है, तो पहले एस को हमको 2 देना चाहिए, फिर दूसरे पी को क्या है, यहां पर पी पर पहुंचेंगे तो 6 मिलेगा। अब बची संख्या डी को दे दें। ठीक है, डी को मतलब है कि 18 में से ये 8 चले गए, 10 मिल जाएगा। ठीक, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कह सकते हैं, एस के लिए 2, पी के लिए 6 और डी के लिए 10 होना चाहिए। क्लियर? अब इसके बाद यहां पर 32 में पहुंचते हैं। जैसे यहां पर लिखेंगे 2, एस के लिए 2, पी के लिए 6 और डी के लिए 10। जब ऐसा लिख चुके हैं, बची संख्या किसको प्राप्त हो जाएगा, एफ को। यहां पर कितना प्राप्त होगा, 14। क्यों? जोड़ लीजिए, यहां जब देखेंगे 2 और 6 8, 8 और 10 18, 18 में 14 जोड़ेंगे तो 32 प्राप्त हो गया। इस प्रकार आप इनको डिवाइड कर दीजिए। इसके पहले देखिए हमने आप लोगों को आवर्त सारणी के विषय में बताया था कि जो आवर्त सारणी मेंडलीफ की है और मोजले की है, तो मोजले जो बना रहा है आवर्त सारणी, इन पर व्यवस्थित किया है। ठीक, इन पर किस प्रकार व्यवस्थित किया है, देखिए एस ब्लॉक के तत्व कुछ कह दिए, एस ब्लॉक के तत्व कह दिए, फिर इसके बाद पी ब्लॉक के तत्व कुछ कह दिए, फिर इसके बाद डी ब्लॉक के तत्व कह दिए और लास्ट में एफ ब्लॉक के तत्व कह दिए। यही तत्वों में डिवाइड होकर पूरी आवर्त सारणी को व्यवस्थित कर दिया। ठीक, इसमें से अब इस इधर समझ सकते हैं, देखिए कक्षा के एल एम एन। अब उप कक्षाओं में यदि चलते हैं तो इसके पास एक उप कक्षा होगी एस, खाली के में एक उप कक्षा होती है। ठीक है, और एल में 2 मिल जाएंगी, एक यस होगी और दूसरी पी होगी। क्लियर भाई? फिर इसके बाद देखिए एम में जाते हैं, के एल तक पहुंच गए, एम में जाएंगे तो एम में भाई साहब 3 मिल जाएंगी। कितनी मिलेंगी, 3, यस, पी और डी।
3 ठो उपकक्षाएं, देखिए यहाँ पर उपकक्षाएं भी लिख दिया है। फिर इसके बाद n में जब चौथे कक्षा में पहुंचते हैं n से प्रदर्शित किया तो यहाँ पर 4 ठो हो जाती है, आप 4 लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर यस, पी, डी और एफ। अब इसके बाद इनमें भाई साहब जो संख्याएं होती हैं, संख्याओं को आप यहां से स्पष्ट कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए हम और भी इसमें समझाएंगे कि किस प्रकार आप डिवाइड कर सकते हैं, किसको क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से और शानदार। ठीक, देखते हैं आगे। देखिए किस प्रकार एसपीडीएफ में बांट सकते हैं साधारण तौर से, इतना कठिन नहीं है। क्या करेंगे आप, गिनती लिख सकते हैं। ठीक है, गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितनों भी लिखते चले जाएं। फिर देखिए पहला उपकोष होता है आपका एस, एस में रखें एस, यस 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 और यस। ठीक है, दूसरा क्या होता है पी, तो यहां पर देखिए 2 की लाइन है ना, तो 2 लिख दो, तो 2 में यहां पर 3 है तो 3 लिख दो। ठीक, यहां पर 4, यहां पर 5 6 7, तो यहां पर देखिए पी लिखना है तो यहां पी पी और फिर पी पी। ठीक, फिर इसके बाद देखिए इस ये 2 की छोड़ के फिर क्या करना है, तीसरे में चले जाइए, तो ये 3 की लाइन है ना, तो 3 लिख दो, तो यहां पर 3, यहां 4, यहां पर 5, यहां 6, यहां 7। क्लियर? तो जब इस तरह लिखते हैं ना तो आपको लिखना है क्या, यस पी डी। क्यों? क्योंकि भाई साहब आप अच्छे से पढ़ रहे हैं कि पहली कक्षा में यस, दूसरे में यस पी, तीसरे में यस पी डी और चौथे में यस पी डी एफ ही होता है। तो हम पहली कक्षा में ये लिखा यस, दूसरे में एस पी लिखा, तीसरे में एस पी डी लिख दिया। ठीक है, और चौथे में चलते हैं तो चौथे में देखिए एस लिखा, पी लिखा और यहां पर क्या लिख देंगे डी, फिर यहां पर डी, यहां पर डी और यहां पर डी। फिर आपको करना क्या है, ये तीसरे को छोड़कर चौथे में चले जाओ, चौर ये 5 6 7, तो यहां पर देखिए एफ चल रहा है, यफ, इसमें यफ, इसमें यफ और इसमें एफ। अब इसके बाद देखिए आप वाहु के अंतर्गत ये हम इलेक्ट्रॉनों को वितरण कर रहे हैं आप हुंड तथा आप वाहु से, तो आपको करना क्या है, यहां पर जैसे लिखेंगे ना तो इस कक्षा में, ये उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसको आप तिरछा काटें, इस तरह ये तिरछा तिरछा काट दें, ऐसे इस तरह करेंगे। क्लियर? ये कट गया। जैसे इसको काटेंगे अब इसके बाद करते क्या, लौटाल के इसको ऐसे भी दे सकते हैं, ये लौटाल दिया, वापस किया, तो ये तीर का निशान, ये तीर का निशान, सभी में तीर का निशान बनाओ, और जैसे ही तीर का निशान बनाएंगे तो इसको ऐसे काट सकते हैं। क्लियर? अब यहां से देखिए आप इसको लौटाल के यहां से ऊपर को चढ़ा लो, फिर इसके बाद इसको फिर यहां से चढ़ा लो। ठीक, ऐसे वापस ले जाओ, तो जब ले जाएंगे तो होता क्या है कि पहले क्या लिखना है 1s2 2s2 2p6। क्यों? क्योंकि देखिए पहले यहां से हम चलते हैं तो जैसे ही ये चलेंगे तो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं s उपकोष में, ये लिख दिया, फिर ये डॉट डॉट करके वापस जा रहे हैं, यहीं आ जाएंगे, तो ये आ गया ना, ये वाला मिलेगा, इसके यहां से ये वाला मिलेगा, तो आप लिख सकते हैं 2s2। फिर यहां से देखिए यहां से घूम के लौट के फिर हम यहां चल रहे हैं ऊपर, फिर यहां जैसे आएंगे तो 2p6 प्राप्त हो गया। क्लियर? अब यहां से फिर यहां आगे चलेंगे बिल्कुल सीधे में, तो 3s2। अब 2 क्यों लिख रहे हैं, 6 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको इसके पहले हम बता चुके हैं कि एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 होते हैं। ठीक, अब इसके बाद यहां तक आ चुके हैं, फिर लौट के जा रहे हैं, तो भाई साहब यहां से पहुंचते हुए यहां पहुंच जाएंगे, तो आपको लिखना है 3p6, फिर यहां तक आ जाएंगे तो 4s2 आ जाएगा, क्या लिखेंगे 4s2। ठीक, फिर इसके बाद ये घूम के जा रहा है तो यही 3d10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3d10। अब यदि चाहें तो इस तरह सभी संख्याओं को लिख सकते हैं और लिखने के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि जहां तक ये तत्व जाएगा, मान लीजिए जैसे हीलियम है, हीलियम He, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका बनाना है, परमाणु क्रमांक 2 है। ठीक है, तो आप कर क्या सकते हैं, समझिए जरा, यहां से जैसे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है,
2 इलेक्ट्रॉन पहले ही कक्षा में खत्म हो जाता है। ठीक है, आप जैसे इस तरह कक्षाएं बनाते हैं ना, ये तो यहाँ पर 2, 8, फिर इसके बाद 18, फिर इसके बाद 32 आता है। ठीक, तो पहले ही कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन खत्म, इसका मतलब कि इस कक्षा में एस उपकोष है ना, तो ये एस ब्लॉक का तत्व है। क्लियर भाई साहब, जहां इलेक्ट्रॉन खत्म जिस कोष में वो उपकोष में पहुंच के, ये समझो कि उसी ब्लॉक का तत्व है। ये हम आपको समझा दिया। जैसे यहां तक और आगे चलते हैं। मान लीजिए कोई अगला तत्व ले लो, कोई भी तत्व जैसे लेते हैं 4, 5, 6, 8 कुछ भी लो। मान लीजिए आपने इनके अंतर्गत 6 ठो ले लिया या 8 ले लिया। ठीक है, यदि 8 परमाणु क्रमांक कितना ले लिया 8। ओ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। ठीक, अब आप वितरित करना चाहते हैं इसमें, तो वितरित करेंगे तो पहले तो आप भाई साहब इसको वितरित कर दिया। क्यों? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, दूसरे में यस और पी होता है। समझिए जरा, तो एस के लिए 2 तो चाहिए ही चाहिए। तो 2 और 2 कितना हो गया 4, बचा क्या 4। यदि 4 आप दिए दे रहे हैं तो यहां से चलो, तो ये देखिए 1s2 2s2, ये 2 4 बढ़ गया, अब बचा 4, तो ये पी के लिए हो जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीजन वाला पी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं। क्लियर? और जो भी यदि आपको नहीं समझ में आता, एक बार कमेंट करिए, प्रयास करेंगे आप तक पहुंचाने का। बेस्ट ऑफ लक।